हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस हम लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्टिस की बात किया तो एमजीसीआईएस की लग रही है। इसमें आज हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पर जाना है, जिसका नाम यूपीएससी नट आ चुका है। इस ऐप पर जाने के बाद टेस्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे और टेस्टिस वाले सेक्शन में जाने के बाद ही आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में टेस्टिस मिल जाती है। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। हालांकि इसी की नहीं, मल्टीपल्स कोचों के, जैसे आकार की, एमजीआईसीएस की, एसएमजे की, सफलता, चैंपियन, मल्टीपल्स है। चलिए, तो आप समय व्यर्थ ना करते हुए आज के अपने पहले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेनापति कहा जाता है? अब आधुनिक इतिहास का प्रश्न है और स्वर्ग से जन्मा सेनापति नहीं समझ पाए तो मतलब कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ छोड़ दिया। स्वर्ग से जन्मा सेनापति की बात करी, किसके लिए उपाधि दी गई थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति था उस समय जो 1757 से लेके 1757 से लेके 1760 तक रहा है। फिर उसके बाद 1765 65 से लेकर आपके 67 तक 2 कार्यकाल इसका रहा है। स्वर्ग से जन्मा सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। इसके द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की गई थी। कौन सी? द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में जो लागू की गई थी, तब आप कहोगे किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू को किया हुआ था। समझ गए? चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? स्वर्ग से जन्मा तो माना गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऐसा कौन था जिस पर महाभियोग भी चलाया गया? तो हम कहेंगे महाभियोग जो है वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग को चलाया गया था। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था, जबकि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किया गया था। क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था। तो किसने खत्म किया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। लेकिन ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग्स फेंस की नीति को अपनाया था। कौन सी? रिंग्स फेंस की नीति, या आपकी सुरक्षा कक्ष की नीति को, सुरक्षा कक्ष की नीति को जो है अपनाया हुआ था। दूसरी बात, वो गवर्नर जनरल इस पर जो है वहां अभियोग भी चलाया गया था। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधात्मक सिविल सेवा की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा का रूप में जाना जाने लगा था? एक संविदा के रूप में, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के रूप में जो है आपकी क्या की थी? सिविल सेवा की शुरुआत की थी। लेकिन बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जिसके जाना जाने लगा था, वह आपके कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के रूप में जो है जाना जाता है, या सिविल सेवा के जन्मदाता या जनक जो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस से संहिता भी लागू किया था। कौन सी? कॉर्नवालिस संहिता को भी जो है लागू किया हुआ। तो कभी आ जाए किसके द्वारा कॉर्नवालिस संहिता लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संहिता लागू की थी। इन्होंने क्या किया था? नागरिक और जो न्यायिक प्रशासन के अधिकार क्षेत्र हैं उसको विभाजित कर दिया था, एक दूसरे से बांट दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? बेल्लोर का विद्रोह की बात करें किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? आप कहेंगे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो के काल में। कब हुआ? 1806 में कहेंगे बेल्लोर का विद्रोह हुआ था, जिसमें सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक भारत में गवर्नर जनरल था। 1805 से लेके 1807 तक जो है गवर्नर जनरल था, और एक साल बाद 1806 में बेल्लोर का युद्ध जो है हो गया था। बेल्लोर का युद्ध हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, सुन लीजिए, इंपोर्टेंट है। आप लोग किसी भी टेस्ट की पीडीएफ बोलते हो कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ को आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारे ऐप पर जाना है। ऐप का नाम की बात किया तो यूपीएससी नट ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। ऐप पर जाना है, टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है मिल जाएगी सारी टेस्ट, चाहे आकार की हो, एमजीआईसीएस की हो, सफलता की हो, एसएमजे की हो, चैंपियन की हो, 5 कोचों की टेस्ट मिल जाएंगी। पीडीएफ फॉर्म में जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो। तो आराम से जाना है ऐप पर, और आपको वहां से टेस्ट वाले सेक्शन में पीडीएफ सारी डाउनलोड भी कर सकते हो, और वीडियो भी वहां पर अवेलेबल रहती है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे। सुंगोलू की संधि किससे संबंधित है? सुंगोलू की संधि की बात किया है तो 1814, याद मुझे आ रहा है, 1814 1816 के बीच में सुंगोलू की संधि हुई थी, और यह आंग्ल नेपाल के बीच में हुई थी। किसके? आंग्ल नेपाल के बीच में आपकी सुंगोलू की संधि की गई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है सुंगोलू की संधि से संबंधित है। चलिए, छठवां क्वेश्चन आता है, कौन सा युग्म यहां पर सही है? अच्छा, चारों ऑप्शन में सही पूछ रहा है, कौन सा है? लॉर्ड एननबरो ने अवध का विलय,
अरे अवध का विलय तो 1856 के आसपास हुआ था। लॉर्ड एलनब्रो का जो कार्यकाल है वो 1842 से लेके 1844 था। भाई ये तो गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने सिंध का विलय जो है नहीं किया था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति तो अपनाई गई थी। कौन सी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को तो अपनाया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने बात किया है तो सतारा, सतारा, झांसी, नागपुर आदि जिलों का जो है विलय किया था। इसमें सिंध का विलय उस समय नहीं हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात किया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार है जो कि विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया? मतलब कि विलियम बेंटिंक ने उस सुधार को प्रस्तुत नहीं किया, कौन सा सुधार है? तो बात की जाए, नीचे से बात करें, धर परिवर्तन के कारण उत्पन्न क्षमताओं का निवारण, ये विलियम बेंटिंक ने प्रस्तुत किया था। संगठित डग गिरोहों का दमन, ये भी विलियम बेंटिंक ने किया था। सती प्रथाओं का उन्मूलन भी विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और दास प्रथा के उन्मूलन की बात किया है, दास प्रथा के उन्मूलन की बात किया है, ये विलियम बेंटिंक ने नहीं किया था। दास प्रथा का उन्मूलन की बात किया तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा जो है किया गया था। बाकी 3 कार्य आपके विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। यहां पर ठगी के गिरोहों का अलग अलग समय पे हुआ है अपराधों के लिए, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधित की बात किया है तो 1835 में मैकाले के अधीन आया था, विलियम बेंटिक के काल में ही। और न्यायिक प्रणाली एवं राजस्व प्रणाली में सुधार भी विलियम बेंटिक के द्वारा ही किए गए थे। थोड़ा ध्यान इसको रखना है। ठीक है, दास प्रथा की अगर बात की जाए तो आपके 1842 से 1844 के बीच में हुआ था। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे की बात की जा रही है, भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी का नाम था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक रूप से यह नाम था, ध्यान रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन स्टैच्यू आयोग से संबंधित हैं, शस्त्र अधिनियम से संबंधित हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम संबंधित हैं, जबकि इलबर्ट विधेयक से बात की जाए तो आपके लॉर्ड लिटन संबंधित जो हैं नहीं है। इलबर्ट विधेयक से कौन संबंधित है? कोई बता सकता है? इलबर्ट विधेयक से कौन संबंधित है? तब आप कहेंगे 1883 में आया था, लॉर्ड रिपन जो है संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन गलत था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। इनको एक कार्यक्रम में सही कार्यक्रम के साथ व्यवस्थित करना है, तो इनके कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात किया है तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन की बात किया है 1899 से लेके 1905 तक, ठीक बात है। लॉर्ड हॉल्डिंग की बात किया तो 1910 से लेके 1916 तक, ठीक है। चेम्सफोर्ड की बात किया तो 1916 से लेके 1921 तक। लॉर्ड इरविन की बात किया तो 1926 से लेके 1931 तक। तो ऑप्शन हमारा जो है हम कहेंगे ए वाला ही सही रहेगा, 1 2 3 4। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 कार्यकाल रहा, लॉर्ड हॉल्डिंग का 1910 से 1916 रहा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 रहा, और फिर उसके बाद लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 इनका शासनकाल रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाता है, विश्व का शांति स्तूप की बात की जा रही कहां पर है? आप कहेंगे कहां पर है? राजगृह में है। राजगृह कहां पर है? बिहार में है। इसका निर्माण जो है रत्नागिरी पहाड़ी पर हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर हुआ है? रत्नागिरी पहाड़ी पर जो है हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला यह है शांति स्तूप है, जहां पर बौद्ध भिक्षु के लिए यहां पर स्थापना करवाई गई थी। इसका निर्माण पूछा जाए किसने करवाया है तो जापानी भिजू फुजी के द्वारा करवाया गया है। जापानी है, कौन है? भिक्षु, जापानी भिक्षु है फुजी, फुजी फुजी गुरु के द्वारा करवाया गया है। 1969 में 1969 में हुआ था इसका निर्माण। लिंगराज मंदिर कहां पर है? लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो आप कहेंगे भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर बोले तो उड़ीसा राज्य में आपका लिंगराज जो है मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत सारे मंदिर है भारत में, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, वाराणसी में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जगन्नाथ मंदिर भी पूरी उड़ीसा में है, रामा स्वामी नाथना मंदिर तमिलनाडु में, बहुत सारे मंदिर हैं। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा स्मारक कहां पर है? जैसे बात की जाए गेटवे ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा, मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल सभी को पता होना चाहिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है ना। चार मीनार हैदराबाद में है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है
किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भाई किशनगढ़ शैली की बात किया, कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में किशनगढ़ शैली बहुत उभरी हुई थी और यह राजस्थानी शैली का एक रूप है जो कि चित्रकला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई कब है? तो सबसे पहले तो ये याद करो 1907 में हुई है, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना को किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। एक तरफ परंपराएं हैं, दूसरी तरफ राज्य है। कौन सी परंपरा किस राज्य से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहां पर हम, गतका एक पारंपरिक मार्शल कला है। गतका पहली बात तो एक पारंपरिक मार्शल कला है, लेकिन केरल राज्य से संबंधित नहीं है, यह पंजाब राज्य से संबंधित है। मधुबनु एक पारंपरिक चित्रकला बिहार से है, बिल्कुल बात सही है। खिम्बे खवाब सिंधु दर्शन महोत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही था, जबकि पहला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर पूछ रहा है शास्त्रीय संगीत का नर्तक है और एक तरफ उनका वाद्य यंत्र है, तो एक गलत होगा। कौन सा गलत है? जैसे बात की जाए, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, करेक्ट है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंधित है, सही है। जाकिर हुसैन की बात की है, जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए, जाकिर हुसैन की बात की है तो ये हारमोनियम से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये तबला से संबंधित है, तबला से संबंधित है, जो कि गलत हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। अमजद अली खां की बात किया, सरोद से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ आपके संगीतकार थे, नर्तक थे, जो किस वाद्य यंत्र क्षेत्र के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, इसकी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ नृत्य है और एक तरफ राज्य है, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जैसे बात की जाए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की जैसी बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में पहले तो 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है, ये तो पता ही होगा ना। हाँ, उन्हीं में से ये 4 है। कुचिपुड़ी की बात की जाए, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात किया तमिलनाडु राज्य संबंधित है। कथक की बात किया तो उत्तर प्रदेश से, और कथकली की बात किया है केरल से। बाकी और भी याद कर लो, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम भी केरल से, मोहिनी अट्टम और आपकी क्या क्या मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों याद रखना है, केरल से, ठीक है। और आपकी उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आपकी असम से। ऑप्शन यहां पर जो आपका है ए वाला यहां पर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? आनंद मठ को कहा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के रूप में जो है लिखा था। और यह पुस्तक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कभी आती है, किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि पुस्तकें बहुत आती हैं, एक किसी वीडियो में पुस्तक की बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होगी। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित 4 मठ हैं उसकी बात की जा रही है। तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अब सभी को पता होगा कि जोशी मठ जो है कहां पर है? उत्तर में पड़ता है ना। ये मान लो भारत की डायरेक्शन है, जोशी मठ आपका कहां? उत्तर में पड़ेगा। और शारदा कालिका मठ की बात किया तो कहां पड़ेगा? आपकी द्वारका मठ बोली तो पश्चिम में पड़ेगा, गुजरात में। और आगे की बोलता है पुरी, पुरी आपके ईस्ट में, मतलब कि उड़ीसा में पड़ता है। और श्रृंगेरी आपके कर्नाटक दक्षिण में पड़ता है, साउथ में। तो चारों स्थानों पर या चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य के द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित जो है किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुर्तगाली राज्यपाल हैं और उपलब्धियां हैं, कौन से पुर्तगाली ने कौन सी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? जैसे अल फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा की बात किया है, ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। दूसरे से मिला देंगे। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क की बात किया है, अपने सभी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरणा इसने दी थी। बिल्कुल ठीक है, इसने कहा था जितनी पुर्तगाली हैं मेल महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से शादी करो। नीनो दा कूना की बात किया है तो पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा के लिए स्थानांतरित जो है इसने की थी। और मार्टिन अल्फ्रेंसो डिसूजा की बात किया तो जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर के साथ भारत में आया था। तो ऑप्शन यहां पर ए का दूसरे से, बी का पहले से। तो ए का दूसरे से, बी का पहले से, और तीसरा चौथा आपका बी ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना एमपीपीएससी के लिए और यूनिट 10 के लिए परेशान रहते हैं। जो जनजाति वाला, ट्राइब्स वाला जो चैप्टर आता है पूरा एक अलग से ही, उससे परेशान रहते हैं। तो हमारी उस पर एक ऐप पर है, यूपीएससी नेट पर ऐप पर ही हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम एक सिक्योन से पहले डिटेल पहले चैप्टर की, दूसरा चैप्टर की एमसीक्यू लगा रहे हैं। आप जाके वीडियो जो है हमारे ऐप से भी देख सकते हो और उसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो वहीं से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विपगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो विपगत के सिद्धांत के आधार पर, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो भारत में बहुत सारे आपके विलय किए थे, आप सभी को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन बात की जा रही सबसे पहले किसका किया गया? आप कहेंगे सत्तारा का किया गया। कब किया गया था? 1848 में किया गया था। इसके बाद जैतपुर एवं संभल, यहीं पर रख देते हैं, जैतपुर एवं और संभल का दोनों का 1849 में किया गया था। इसके बाद बात किया तो बघाट का 1850 में किया गया था। इसके बाद उदयपुर का 1850 के बाद उदयपुर का 1852 में किया गया। उसके बाद झांसी का 1853 में किया गया। उसके बाद नागपुर का 1854 में किया गया, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अवध का 1856 में अंतिम में किया गया था। तो ये कुछ आपके विलय थे जो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले से अंतिम तक कौन सा कब किया है, बताया है। ठीक है, चलिए बात की जाए निज आबाद क्या है। भाई निज आबाद की बात पूछ रहा है, क्या है? आप कहेंगे नील की खेती का एक रूप होता है जिसे हम निज आबाद के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन आता है, विद्रोह है, कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ? कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ? जैसे बात की जाए अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की बात किया तो 1828 से संबंधित है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 से संबंधित है। संताल विद्रोह 1855 से 1856 के लिए जाना जाता है। मोपला 1921 के लिए जाना जाता है ना। अब सभी के अलग अलग आपके वो रहे हैं नेतृत्वकर्ता, तो इनकी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर ही बात करेंगे। ऑप्शन जो है चौथा वाला यहाँ पर जो है ठीक है। जैसे अब चलो बात कर लेते हैं, अहोम की बात की 1828 में गोमधर कुंवर से संबंधित है, तो यहाँ पर कुंवर से संबंधित है। यहाँ पर बात की जाए आपकी कोल विद्रोह की, कोल विद्रोह आपके बुद्धो भगत एवं जोआ भगत से संबंधित है, तो बुद्धो भगत एवं जोआ भगत से जो है संबंधित है। संथाल विद्रोह की बात किया तो सिद्धू एवं कानू संबंधित, किससे? सिद्धू एवं कानन से जो है, कानू से संबंधित है। और आपकी बात की मोपला विद्रोह तो आपके वीर वरियाम कुन्नाथ, अली मुसलियार और कुंजहाम हाजी से संबंधित है। तो हाजी से ज्यादातर लोगों को याद करना होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 क्रांति के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 1857 क्रांति के संदर्भ में कौन से ऑप्शन सही है? 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को भारतीयों ने अपना राजनीतिक नेता घोषित किया था, बिल्कुल सही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था, ये भी बात ठीक बात है। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। पहली बात तो नाना साहब ने कहां पर किया था? कानपुर में किया था, ना कि बिहार में किया था। तब बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। दिल्ली में बहादुर शाह ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, अवध में बेगम हजरत महल ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा जो है आपके विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1857 के दौरान अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया? दिल्ली पर फिर से अधिकार कब कर लिया था? तो आप कहेंगे 20 सितंबर 1857 को कर लिया था दिल्ली पर पुनः अधिकार। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी की बात की जा रही है, मैडम भीकाजी कामा थी। इन्हें क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा क्रांतिकारी थी, ध्यान रखना है। और इन्होंने विदेशों से भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार जो है किया हुआ था। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये किसने लिखा है? 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये आपके सर जेम्स आउट्रम के द्वारा जो है लिखा गया था, जबकि ऐसा था नहीं। कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चे और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई, किस वर्ष पारित किया गया था? तो कारखाने ऐसे थे जहां पर महिला और बच्चों के काम करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था आपका, लेकिन किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में पारित हुआ था यह द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत, जिसमें कहा गया था 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 7 घंटों के लिए जो है इस पे कार्य करने के लिए कहा जाए, और महिलाओं के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दिन में रात्रि में 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अवकाश जो है दिया जाए। मतलब कि रात में 8 बजे तक वह कार्य करेंगी पीएम तक, और सुबह 5 बजे से काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये जो है आपको द्वितीय कारखाना अधिनियम में लाया गया था, ध्यान रखना है। कौन सा स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है? स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा कौन सा नहीं है? वेदों को अमोद और ईश्वर द्वारा स्वयं रचित ग्रंथ माना है, बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने वेदों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। उन्होंने पुराणों को पूर्णतः गलत शिक्षा का साधन माना है, बिल्कुल बात ठीक है।
है ना, उन्होंने मूर्ति पूजा का प्रेरित किया नहीं, इन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित जो है नहीं किया है, ये हिस्सा नहीं था। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया हुआ है, हम कहेंगे ये भी बात ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक कथन है, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर जो है लौटो का इन्होंने जो है नारा जो है दिया हुआ था। मूर्ति पूजा का इन्होंने प्रेरित जो है नहीं किया था, मूर्ति पूजा को प्रेरित जो है नहीं किया था, इनके द्वारा नहीं किया गया था। इस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1878 में। 1878 में मुंह बंद करने वाला अधिनियम के रूप में जाना जाता है। कभी आ जाए मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो अब आपको क्या कहना है, करना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, जो कि 1878 में लाया गया था। 1878 में लाया गया था। देसी प्रेस पर क्या किया गया था? मुंह बंद जो है देसी प्रेस पर जो है लाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, किस वर्ष महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में भागीदारी की? ऐसा कौन सा वर्ष था जब महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी कार्रवाई में भाग ली थी? आप कहेंगे इलाहाबाद में ली थी, 1889 में। इलाहाबाद में 1889 में कांग्रेस का चौथा ये आपका अधिवेशन हुआ था, उस समय सबसे पहले ली गई थी। इस समय अध्यक्ष कौन बनी थी? जॉर्ज यूले को बनाया गया था। किसको? जॉर्ज यूल को जो है, या यूले या यूल को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ रहा है कौन थे, आपका ऑप्शन रहेगा ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अनिल सील के द्वारा लिखी गई है। अनिल सील ने लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा, अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर टर करते रहेंगे और अपने श्रम से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे? ये बात जो है आपके किसने कही थी? बहुत बढ़िया व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। अगर हम बरसात के मेंढक की तरह एक बार बाहर निकल के टर टर करेंगे और अपने श्रम से कोई भी सफलता प्राप्त जो है नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक बार दौड़ेंगे, वो हमें मारेंगे, पीटेंगे और फिर उसके बाद फिर बिल में हम घुस जाएंगे। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम का बहादुर शाह ने किसे 1857 के दौरान खिताब सौंपा था? आप कहेंगे बख्त खान को सौंपा था। किसको? बख्त खान एक पखनूत था, उसको जो है सौंपा था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर जो है कार्य कर रहा था। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसने डंका शाह के नाम से जाना जाता है? डंका शाह के नाम से बात की जा रही है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है, और यह दक्कन के कुतुब शाही परिवार से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने डंका बजा दिया था फैजाबाद में, जिसके चलते इन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाने लगा। कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था? तब आप कहेंगे आगरा केंद्र नहीं था, जबकि चाहे अयोध्या हो, फैजाबाद, कानपुर हो, दिल्ली हो, सभी आपके 1857 के केंद्र थे, जबकि आगरा कोई भी केंद्र के रूप में नहीं था। नेक्स्ट आता है कि सरदार ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की? ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तब आप कहेंगे माइकल ओ डायर की। माइकल ओ डायर की ऊधम सिंह के द्वारा हत्या की गई थी। यही जनरल डायर है जिसने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसका नरसंहार के रूप में याद किया जाता है। कहां? जलियांवाला बाग में, है ना। किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लाया गया था? बंगाल में दासों के निर्यात, जो निर्यात दास की जाते थे, उस पर प्रतिबंध लाया गया था 1789 में। 1789 में दासों पर जो है प्रतिबंध को निर्यातों पर जो है लगा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राहुल साकृत्यान असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? राहुल साकृत्यान असहयोग आंदोलन 1920 में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा छपरा क्षेत्र में। मतलब कि किसकी बात की जा रही है? बिहार की बात की जा रही है। बिहार के छपरा में ये सबसे ज्यादा क्या थे? आपके एक्टिव थे, सक्रिय तौर पर इन्होंने कार्य किया हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो चोरा चोरी कांड सबसे पहले तो ये समझो कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ? तो गोरखपुर जिले के आसपास हुआ था। गोरखपुर में तारीख क्या थी? 4 और 5 फरवरी थी 1922 को। 4-5 फरवरी की रात्रि 1922 को क्या हुआ? चोरा चोरी कांड हुआ। घटना क्या घटित हुई थी? तो घटना घटित हुई थी, किसानों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। और इस हिंसक दुर्घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए चोरा चोरी कांड जो है इंपोर्टेंट हो जाता है।
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। विपिन सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सी आर दास एवं चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में क्या थी? स्वराज पार्टी की स्थापना को किया गया था। 1920 में बंबई में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1920 में फिर बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की बात की जा रही, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखिएगा, जिसे हम AITUC भी कहते हैं, है ना। 1920 में इसकी जो है स्थापना बॉम्बे में की गई थी, वर्तमान में आज मुंबई कहते हैं। लाला लाजपत राय। निम्नलिखित घटनाओं पर कार्यक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इन घटनाओं को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना की बात किया तो 1913 में की गई थी। चटगांव शस्त्रागार की स्थापना की बात की जाए 1930 से संबंधित है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की बात किया तो 1915 संबंधित है। असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में जो बम कांड हुआ था वो 1929 से संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर आपका जो सही रहेगा वो 1 3 4 2 सही रहेगा। पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर, फिर दूसरा वाला आपके चौथे नंबर पर। तो आपको गदर पार्टी की स्थापना बाबा साहब सिंह भाकना ने की थी, सॉरी सोहन सिंह भाकना ने की थी, सोहन सिंह भाकना ने की थी। चटगांव शस्त्रागार की स्थापना शूरसेन ने की थी। सेंट्रल असेंबली बम की बात की जाए तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात की जाए तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय संबंधित है। जो बोलता हूं उसको या तो लिखते जाया करो या तो थोड़ा सा याद भी कर लिया करो। कथन और कारण, इनमें से कौन सा कथन कारण सही है इसकी बात की जा रही है। तो बात की जाए कि 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल ठीक है। इस साइमन कमीशन में एक भारतीय भी शामिल जो है नहीं था। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातों के सातों सदस्य इसमें विदेशी थे। किसने इरविन एवं गांधी को दो महात्माओं का मिलन कहा है? दो महात्माओं का मिलन इरविन और गांधी को किसने के द्वारा कहा गया? सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ या मिलन हुआ तो महात्मा गांधी और इरविन को मिलन के लिए क्या कहा दिया था? दो महात्माओं का मिलन कह दिया था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट आता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दूसरा, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितना? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो आपको याद करना है तीनों गोलमेज सम्मेलन को। आप मुझे डेट वाइज बिल्कुल प्रॉपर कमेंट करके बताओ कौन सा आपका कब गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया था बात की जाए तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक यह चला था। मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 है। कौन सा पुरस्कार किस चीज से, किस तारीख से संबंधित है? जैसे बात की जाए सूरत अधिवेशन कब से संबंधित है? तो सूरत अधिवेशन 1907 से संबंधित है। यहां लिख देता हूं 1907 से संबंधित है। सांप्रदायिक पुरस्कार की बात की जाए किससे संबंधित है? 1932 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। ऑल पार्टी कांग्रेस की बात की जाए 1928 से संबंधित है और पूर्ण स्वराज्य की बात की जाए 1929 से संबंधित है। तो ऑप्शन तो वैसे आपका बी सही है, लेकिन हमने जो यहां पर लिख दिए हैं इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट सीधे पूछे जा सकते हैं। इस प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं हुआ था पूछ रहा है, तब आप कहेंगे पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब और सिंध ऐसे प्रांत थे जहां 1935 के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन जो है नहीं किया गया, जबकि बिहार, उड़ीसा और मद्रास में किया गया था। तो हमने अभी तक यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है लगा लिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक।